कल्पना करें, एक पूरी राज्य सरकार, करोड़ों की आबादी, अरबों का बजट, लेकिन उस सरकार के पास काम करने के लिए अपना कोई स्थायी पता ही नहीं। एक बहुत ही अजीब स्थिति। बिल्कुल। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जिसे वो आधिकारिक तौर पे अपना घर कह सकें। हम सब जानते हैं कि 2014 में जब वो ऐतिहासिक बंटवारा हुआ था तो एक टाइमर सेट कर दिया गया था। ठीक 10 साल का एक टाइमर। हाँ, एक दशक का समय। और जब उस घड़ी ने 2 जून 2024 को 0 बजाया तो तकनीकी रूप से एक पूरा राज्य कागजों पर बेघर हो गया था। मतलब सोच के देखिए, एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक एक बुरे सपने जैसी है। सही बात है। जब किसी राज्य की सत्ता का केंद्र ही अनिश्चित हो तो वहाँ के जो निवेशक हैं, नागरिक हैं और जो पूरी अफसरशाही है, वो एक अजीब से असमंजस में फंस जाते हैं। ये केवल एक इमारत या पते का मुद्दा नहीं था। मेरा मानना है कि ये एक राज्य की पहचान और उसके भविष्य के अस्तित्व का संकट था। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय भी यही संकट और उसका समाधान है। हमारे पास मौजूद विधायी दस्तावेजों और 2014 से लेके 2026 तक के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के आधार पर हम 2 अप्रैल 2026 को संसद द्वारा पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, ये वो विधेयक है जिसने एक पूरे दशक से चली आ रही इस अनिश्चितता को आखिरकार खत्म कर दिया है। बिल्कुल। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन ही ये समझना है कि कैसे एक राज्य जो पिछले 10 सालों से अपनी स्थायी राजधानी के तलाश में भटक रहा था, उसे अंततः एक केंद्रीय कानून के जरिए एक स्थायी, सुनिश्चित और कानूनी रूप से सुरक्षित पहचान मिली। क्योंकि इन दस्तावेजों में सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें एक राज्य के संघर्ष, राजनीति और वैधानिक टकराव की पूरी कहानी दर्ज है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 2026 के इस ताज़ा विधेयक की अहमियत को समझने के लिए और उस शून्य के बारे में जानने के लिए जिसका मैंने अभी जिक्र किया, हमें इस उल्टी गिनती के पास वापस जाना होगा। वो 2014 वाला समय। हाँ, हम सब 2014 के मूल आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से वाकिफ हैं, जिसके तहत तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। लेकिन जो बात अक्सर पन्नों के पीछे छिप जाती है, वो 10 साल का टाइमर जो उसी दिन शुरू हो गया था। जी हाँ, अगर हम दस्तावेजों को देखें तो बंटवारे के समय एक अस्थायी व्यवस्था की गई थी। हैदराबाद को अधिकतम 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। एक तरह का शेयरिंग एग्रीमेंट। बिल्कुल, ये एक स्पष्ट समय सीमा थी। नीति निर्माताओं का मानना था कि एक नया प्रशासनिक केंद्र स्थापित करने और पूरी सरकार को वहां स्थानांतरित करने के लिए एक दशक का समय काफी होगा। और इसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए 2014 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ी घोषणा की थी। हाँ, अमरावती की घोषणा। बिल्कुल, उन्होंने अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित कर दिया था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या? 10 साल का समय मतलब करीब 3600 दिन। अगर आपके पास एक पूरी राज्य सरकार की मशीनरी है, अरबों का बजट है, तो क्या 3600 दिनों में कम से कम एक कोर प्रशासनिक ढांचा नहीं खड़ा किया जा सकता था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ समय की कमी थी या राजनीतिक स्तर पे कोई बड़ी चूक हो रही थी? अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें अमरावती की पूरी परिकल्पना को समझना होगा। ये कोई साधारण शहर बसाने का प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा। अमरावती को शुरू से ही एक हरित क्षेत्र परियोजना यानी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया था। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यानी जहां पहले से कोई ईंट भी नहीं रखी गई थी? बिल्कुल। ग्रीनफील्ड का मतलब है बिल्कुल शून्य से शुरुआत करना। वहां पहले से कोई बड़ा ढांचा, सड़कें, सीवर लाइन या महानगर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। ओहो। ये सिर्फ एक विधानसभा या सचिवालय की इमारत खड़ी करने का मामला नहीं था। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बनाना था। बिल्कुल। ये हजारों एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने, एक विश्व स्तरीय मास्टर प्लान बनाने, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और एक पूरी नई अर्थव्यवस्था को जन्म देने का काम था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, और जब आप इस पैमाने पर काम करते हैं तो जमीन अधिग्रहण और कानूनी प्रक्रियाओं में ही कई साल लग जाते हैं। ये तो समझ आता है कि योजना बहुत भव्य थी और काम जमीनी स्तर पर शुरू भी हो चुका था। लेकिन राजनीति कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। ये तो है। राजनीति में बदलाव आते रहते हैं। बिल्कुल।
एक नई सरकार अक्सर पुरानी सरकार के विजन को अपने चश्मे से देखती है, और यहीं से हमारी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरे राज्य की मशीनरी को रोक कर रख दिया। आप 3 राजधानियों वाले प्रस्ताव की बात कर रहे हैं? हाँ। एक राजधानी से 3 राजधानियों का सफर। हाँ। वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जिसे हम वाईएसआरसीपी के नाम से जानते हैं, वो सत्ता में आई। नई सरकार ने आते ही राजधानी को लेकर जो पुराना ब्लूप्रिंट था उस पर रोक लगा दी और एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण पेश किया। और ये दृष्टिकोण था वो मशहूर 3 राजधानियों का प्रस्ताव। दस्तावेजों के मुताबिक वाईएसआरसीपी सरकार ने प्रस्ताव दिया कि राज्य की सिर्फ एक राजधानी नहीं होगी जी। विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया जाएगा, अमरावती को विधायी यानी लेजिस्लेटिव राजधानी रखा जाएगा और कुर्नूल को न्यायिक यानी जुडिशियल राजधानी बनाया जाएगा। अब देखिए, अगर हम तटस्थ रूप से देखें तो वाईएसआरसीपी का इसके पीछे अपना एक तर्क था। क्या तर्क था? उनका तर्क विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का था। उनका मानना था कि राज्य का विकास केवल एक ही शहर यानी अमरावती में केंद्रित नहीं होना चाहिए। मतलब पूरे राज्य में विकास फैले। बिल्कुल। 3 अलग-अलग क्षेत्रों में राजधानियां होने से पूरे राज्य का समान रूप से विकास होगा और सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। सैद्धांतिक रूप से वो क्षेत्रीय समानता का ये विचार सुनने में काफी आकर्षक लगता है। सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इसके व्यवहारिक और प्रशासनिक पहलुओं को देखते हैं। हाँ, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। बिल्कुल। अगर मैं इसके लिए एक रूपक का उपयोग करूं तो ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी कंपनी का सर्वर रूम एक शहर में हो, कीबोर्ड दूसरे शहर में और मॉनिटर तीसरे शहर में। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, है ना? अगर कोई फाइल पास करनी है या कोई आपातकालीन निर्णय लेना है तो मंत्रियों, अधिकारियों और फाइलों को रोज सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। जो कि बहुत ही अव्यावहारिक है। कार्यकारी और विधायी शक्तियों को भौगोलिक रूप से अलग करने का मतलब था प्रशासनिक तंत्र को एक तरह से पंगु बना देना। आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ा है, और इसी प्रशासनिक अव्यवस्था की आशंका और पुराने निवेशकों तथा किसानों के विरोध के चलते ये पूरा का मामला न्यायपालिका के दरवाजे पर पहुंच गया। अच्छा, कोर्ट में? हाँ। मार्च 2022 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और अदालत ने एक बहुत ही विस्तृत और कड़ा फैसला सुनाया। लेकिन अदालत का ये फैसला किस कानूनी आधार पे था? क्योंकि ये सवाल लाजमी है कि नीतियां तय करना, ये तय करना कि राजधानी कहाँ होगी, ये तो एक चुनी हुई सरकार का काम होता है। सरकार के पास जनता का जनादेश होता है। बिल्कुल। तो अदालत ये कैसे कह सकती है कि सरकार अपनी ही राजधानी नहीं बदल सकती? ये एक बहुत ही जटिल कानूनी बहस है जिसे उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्टता से सुलझाया। अदालत ने विधायी क्षमता यानी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के सिद्धांत पर जोर दिया। विधायी क्षमता, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं, इसका यहाँ क्या अर्थ था? देखिए, अदालत का तर्क ये था कि जब एक राज्य सरकार, भले ही वो पिछली सरकार हो, एक जगह को राजधानी घोषित कर देती है, एक वैधानिक प्राधिकरण बना देती है और उस वादे के आधार पर हजारों किसानों से उनकी जमीनें ले लेती है, तो वो एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाता है, यानी एक बाइंडिंग कमिटमेंट। बिल्कुल। राज्य एक निरंतर चलने वाली संस्था है। अगर हर नई सरकार आकर पिछली सरकार के इतने बड़े और बुनियादी फैसलों को मनमाने ढंग से पलटने लगेगी तो राज्य से लोगों और निवेशकों का विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। हाँ, इसलिए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास अब उस राजधानी को 3 हिस्सों में बांटने या अमरावती से हटाने की कानूनी और विधायी क्षमता नहीं बची है। ये एक बहुत बड़ा नजीर है। इसका मतलब है कि एक चुनी हुई सरकार की शक्तियां भी असीमित नहीं है, खासकर तब जब नागरिकों के साथ एक कानूनी वादा किया जा चुका हो। बिल्कुल सही। लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद राज्य एक अजीब से लिम्बो में फंसा रहा। पुरानी सरकार की योजना पर ब्रेक लग चुका था। नई सरकार की 3 राजधानियों की योजना कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाँ। और वो 10 साल का टाइमर लगातार टिक टिक कर रहा था। और यही वो बिंदु था जहां पूरे राज्य में एक वैधानिक शून्य यानी लीगल वैक्यूम पैदा होने का खतरा मंडराने लगा था। 2 जून 2024 करीब आ रहा था, जो हैदराबाद के साझा राजधानी रहने का आखिरी दिन था। मतलब टाइमर खत्म होने वाला था। हाँ,
जब तक कोई बहुत ही मजबूत वैधानिक ढाल न हो तब तक इस अनिश्चितता को खत्म नहीं किया जा सकता था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब राज्य अपनी ही राजधानी के जाल में उलझ गया तो क्या हुआ? यहीं पर संसद का दखल जरूरी हो गया। हाँ। और यहीं पर 2026 का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक चित्र में आता है। दस्तावेजों के अनुसार ये विधेयक 2014 के मूल अधिनियम की धारा 5 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन करता है। बिल्कुल, इस केंद्रीय कानून का सबसे पहला और मुख्य काम था उस वैधानिक शून्य को भरना। मैं स्रोत में एक तकनीकी शब्द पढ़ रहा हूं, पूर्वव्यापी मान्यता यानी रेट्रोएक्टिव रिकॉग्निशन। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कोई कानून बीते हुए समय में जाकर लागू हो सकता है? हाँ, कानूनी भाषा में इसे ही पूर्वव्यापी प्रभाव कहते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जैसा हमने पहले चर्चा की, 2 जून 2024 को बंटवारे के ठीक 10 साल पूरे हुए थे। टाइमर 0 पर पहुंच गया था। जी, उस दिन से हैदराबाद विशेष रूप से केवल तेलंगाना की राजधानी बन गया था और आंध्र प्रदेश तकनीकी रूप से बिना किसी राजधानी के था। बाप रे। इसलिए 2026 के इस विधेयक ने ये स्पष्ट किया कि 2 जून 2024 की तारीख से ही पूर्वव्यापी प्रभाव से अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी माना जाएगा। वाह, यानी ये कानून एक तरह से समय के उस गड्ढे को भर रहा है जो 2024 से 2026 के बीच पैदा हो गया था। बिल्कुल, ताकि भविष्य में कोई इस बात पर कानूनी सवाल न उठा सके कि उन 2 सालों में राज्य की राजधानी क्या थी। ये एक बहुत ही स्मार्ट कानूनी कदम है। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि ये विधेयक सीमाओं को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। हाँ, सीमाओं का निर्धारण एक और बड़ा मुद्दा था। विधेयक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2014 यानी APCRDA एक्ट। जी, उसके तहत जो क्षेत्र अधिसूचित किए गए थे, बिल्कुल वही क्षेत्र राजधानी का हिस्सा माने जाएंगे। अच्छा। इसका मतलब है कि अब राजधानी के आकार या उसकी सीमाओं को लेकर भी कोई भ्रम नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात जो ये केंद्रीय कानून करता है वो है स्थायित्व की गारंटी देना, परमानेंस। हाँ, इसे हम एक स्टैट्यूटरी शील्ड या वैधानिक ढाल कह सकते हैं, यानी आसान भाषा में एक ऐसा कानूनी कवच जिसे कल को कोई नई राज्य सरकार आकर अपनी मर्जी से तोड़ नहीं सकती। बिल्कुल, चूंकि ये संशोधन भारत की संसद द्वारा एक केंद्रीय कानून में किया गया है, इसलिए ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य की कोई भी राज्य सरकार राजधानी को न तो स्थानांतरित कर सकेगी और न ही उसे फिर से विभाजित कर सकेगी। लेकिन एक सवाल जो यहाँ उठना स्वाभाविक है, राज्यों का पुनर्गठन और उनकी सीमाएं तय करना तो ठीक है, लेकिन किसी राज्य की राजधानी क्या होगी, ये तो भारत के संघीय ढांचे में राज्य का ही अधिकार क्षेत्र माना जाता है ना। सामान्य तौर पर हाँ। तो इसमें केंद्र सरकार को दखल देकर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है? अब देखिए, सामान्य परिस्थितियों में राज्य अपनी राजधानी खुद तय करते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि आंध्र प्रदेश का मामला सामान्य नहीं था। क्योंकि राज्य का निर्माण ही एक केंद्रीय कानून से हुआ था। बिल्कुल, ये राज्य संसद के एक अधिनियम के तहत बना था। जब राज्य के भीतर ही राजधानी को लेकर 1 दशक लंबा विवाद, राजनीतिक अस्थिरता और कानूनी टकराव पैदा हो गया, तो इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए संसद का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया। अच्छा। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य के अधिकारों को छीनना नहीं था, बल्कि एक स्थायी वैधानिक स्पष्टता प्रदान करना था जो राज्य खुद नहीं कर पा रहा था। समझ गया। और जब हम इस कानून के तकनीकी पहलुओं से बाहर निकलकर राजनीतिक गलियारों की बात करते हैं, तो अक्सर तस्वीर में कई रंग देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। क्या इस केंद्रीय हस्तक्षेप का राजनीतिक रूप से विरोध हुआ? ये इस पूरे मामले का एक बहुत ही रोचक पहलू है। दस्तावेजों के अनुसार इस विधेयक पर एक व्यापक राजनीतिक सहमति देखने को मिली। अच्छा। हाँ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने ही संसद में इस विधेयक का समर्थन किया। लेकिन क्या YSRCP, जिसने 3 राजधानियों का प्रस्ताव दिया था, उनका रुख क्या था? क्या उन्होंने इस विधेयक का पूरी तरह से बहिष्कार किया? यहाँ स्थिति थोड़ी अधिक सूक्ष्म है। YSRCP ने अमरावती के एकमात्र राजधानी होने का सैद्धांतिक रूप से विरोध नहीं किया। ओह, वो मान गए? हाँ, वे इस बात को मान गए हैं, लेकिन उन्होंने इस विधेयक के वर्तमान स्वरूप का जरूर विरोध किया। स्वरूप का विरोध?
मतलब उन्हें अब अमरावती शहर से दिक्कत नहीं है, बल्कि उस तरीके से दिक्कत है जिस तरह से ये कानून ड्राफ्ट किया गया है। बिल्कुल सही। उनका मुख्य तर्क क्या था? उनका तर्क सीधा उस जमीनी हकीकत से जुड़ा है जिस पर अमरावती बसाया जा रहा है, यानी भूमि एकत्रीकरण योजना या लैंड पूलिंग स्कीम। वाईएसआरसीपी का कहना है कि यह नया विधेयक उन अधूरे वादों को नजरअंदाज करता है जो किसानों से किए गए थे। ग्रहण से कैसे अलग है? देखिए, सामान्य अधिग्रहण में सरकार जमीन लेती है और पैसे दे देती है, बात खत्म। लेकिन लैंड पूलिंग स्कीम में किसानों ने स्वेच्छा से अपनी उपजाऊ जमीनें सरकार को इस वादे पर दी थी कि सरकार वहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करेगी और फिर उस विकसित जमीन का एक छोटा लेकिन बेहद मूल्यवान हिस्सा किसानों को वापस देगी, जैसे कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट। ओह, समझ गया। यानी किसान एक तरह से उस शहर के विकास में भागीदार बन गए थे। बिल्कुल। अगर शहर का विकास रुकेगा तो उन्हें वापस मिली जमीन के टुकड़े की कोई कीमत नहीं होगी। एकदम सही। और यही वाईएसआरसीपी की मुख्य चिंता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। उनका कहना है कि जब 1 दशक तक प्रोजेक्ट अटका रहा तो उन किसानों का क्या जिनकी आजीविका छिन गई? सही बात है। उनका मानना है कि इस नए विधेयक में किसानों के मुआवजे, उनके पुनर्वास और उस लैंड पूलिंग योजना को लागू करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय होनी चाहिए थी। ये एक बहुत ही वैध और मानवीय पहलू है। अक्सर कानूनों, अनुच्छेदों और सीमाओं की बड़ी बड़ी बातें करते हुए ये भूल जाना आसान होता है कि ये सब कागज पर नहीं, असली लोगों की जमीनों पर बन रहा है। बिल्कुल। वाईएसआरपी की ये मांग स्पष्ट करती है कि उनका विरोध अब राजधानी के स्थान को लेकर कम और उसकी प्रक्रिया तथा किसानों के हक को लेकर ज्यादा है। सही कहा। इस कानूनी ढांचे में योजना के कार्यान्वयन को प्रमुखता न मिलना एक ऐसी कमी है जिस पर भविष्य में ध्यान देना ही होगा। एक शहर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता, वो उन लोगों के भरोसे से भी बनता है जिनकी जमीन पर वो खड़ा है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरे दशक के सफर को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 2014 में बंटवारे के साथ एक 10 साल की उल्टी गिनती शुरू हुई। हमने विकेंद्रीकरण के नाम पर 3 राजधानियों के उस प्रस्ताव को समझा जिसने पूरे राज्य की मशीनरी को एक सर्वर, कीबोर्ड, मॉनिटर वाले दुस्वप्न में धकेल दिया। हमने अदालत के उस हस्तक्षेप को गहराई से समझा जिसने विधायी क्षमता और राज्य की निरंतरता को सर्वोपरि रखा। और अंततः हमने देखा कि कैसे 2026 के इस केंद्रीय विधेयक ने पूर्वव्यापी मान्यता और एक वैधानिक ढाल के जरिए अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया है। ये 12 वर्षों का सफर भारत के विधायी और प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ी केस स्टडी बन गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे वैधानिक स्पष्टता की कमी एक पूरे राज्य के विकास को रोक सकती है और कैसे अंततः एक मजबूत कानूनी ढांचे से ही वो अनिश्चितता दूर होती है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद, इन सभी दस्तावेजों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से गुजरने के बाद एक ऐसा विचार है जो गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? आज की इस चर्चा से एक बड़ा सवाल उभरता है। हम जानते हैं कि कानून, संसद के विधेयक और अदालत के आदेश कागजों पर एक शहर को राज्य की राजधानी घोषित कर सकते हैं। वे उसकी भौगोलिक सीमाएं तय कर सकते हैं, उसे एक कानूनी सुरक्षा दे सकते हैं और ये भी तय कर सकते हैं कि वहां से सरकार चलेगी। ये सब तो कागजी बातें हैं। लेकिन क्या महज एक कानूनी मोहर किसी शहर में वो आर्थिक जीवंतता, वो धड़कन और वो सांस्कृतिक आत्मा भर सकती है जो दशकों या सदियों के जैविक विकास से आती है? ये एक ऐसा पहलू है जिसे कोई भी कानून अपने आप में पूरा नहीं कर सकता। शहर कागजों पर नहीं, लोगों की ऊर्जा से बसते हैं। बिल्कुल। पुश्तैनी घर का बंटवारा तो हो गया, उस अनिश्चितता के 10 साल भी बीत गए और नए घर का पता भी अब कागजों पर पक्का हो गया है। लेकिन क्या अमरावती अब कानून की उन मोटी मोटी किताबों से बाहर निकलकर एक वास्तविक, धड़कते हुए महानगर का रूप ले पाएगी? क्या ये शहर अपने किसानों और नागरिकों के उस विश्वास पर खरा उतर पाएगा जिसकी बुनियाद पर इसे खड़ा किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। ये महज एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, ये एक समाज के निर्माण का सवाल है। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये विस्तृत चर्चा इस ऐतिहासिक विषय को एक नए और गहरे नजरिए से देखने में मददगार साबित होगी। ऐसे ही और जटिल विषयों को सरलता से समझने के लिए हमारे साथ बने